हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। टुडे इन दिस वीडियो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 19 जनवरी 2023। तो यहाँ पे जो एक रिपोर्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज असर रिपोर्ट। ठीक है ना, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, एजुकेशन सर्वे, दैट इज असर रिपोर्ट, ASER। सो दिस रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ रिलीज बाय प्रथम NGO। ठीक है, एंड लर्निंग गैप्स जो होते हैं वो इसके बारे में ये पूरी स्टडी होती है असर रिपोर्ट की। तो दिस रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। मैनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग, यू कैन गेट स्टैटिक टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कि असर रिपोर्ट कौन निकालता है, और इसके फाइंडिंग्स पे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। आफ्टर दैट द इम्पोर्टेंट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम एनवायरमेंट, दैट इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे टेक्स्ट पे। देन ऑन इन एडिटोरियल वी आर गोइंग टू सी about the basic structure, okay, and NJAC। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम फिर से थोड़ा सा पढ़ेंगे। Then from sports we have to study that India rides on Gill's double turn to go 1-0. So this is also important from sports, so we will be doing that. So let's start our discussion. पहला है त्रिपुरा, मेघालय and Nagaland to vote in February. So the election commission, it has announced the election schedule for the Tripura, Nagaland and Meghalaya assemblies on Wednesday. तो देखिए, there are two things which has been used over here. One is election to these three states and one is by elections. तो देखिए, जो जनरल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन ये जो है, ये जो हम टर्म यूज़ करते हैं जनरल इलेक्शन, इसका मतलब वी आर यूजिंग इट वेयर पीपल आर डायरेक्टली वोटिंग। ठीक है ना, व्हेन पीपल दे डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स वी कॉल इट एज जनरल इलेक्शन। तो पीपल जो हैं दे डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर टू थिंग्स, वन इज लोकसभा एंड नेक्स्ट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यहाँ के लिए जो इलेक्शंस होती हैं डायरेक्ट, और जनरल इलेक्शन का मतलब ये इलेक्शन विच इज़ हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। मतलब जब लेजिस्लेटिव असेंबली का जब टेन्योर खत्म हो जाता है, उसके बाद जो इलेक्शंस हो, इलेक्ट होकर जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, तो उनके इलेक्शन को हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। बट अगर बीच में अगर वैकेंसी हो जाए, जैसे कि 5 साल खत्म होने से पहले वैकेंसी हो जाए और नेक्स्ट इलेक्शन आने के लिए भी 6 महीने से ज़्यादा है, ओके, तो फिर वहाँ पे उस सीट को फिल करने के लिए जो इलेक्शन कराई जाती है उसको हम कहते हैं बाई इलेक्शंस। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो जनरल इलेक्शन है वो 3 स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होने वाला है, दैट इज त्रिपुरा, मेघालय एंड नागालैंड, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। एंड देन देयर विल बी बाई इलेक्शंस। सो इफ यू विल सी द बाई इलेक्शंस, तो दिस फॉर वैकेंट सीट्स इन दिस एरिया। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस दोनों कौन करा रहा है, जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शन, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में लिख के फटाफट बताइए कि हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चलिए, नाउ अब यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में ओके, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया कि द National People's Party, the only political party from the Northeast that is recognized as a national party, runs the government in Meghalaya. ठीक है, so this is important for us कि एक ऐसी पार्टी जो प्योरली नॉर्थ ईस्टर्न बेस्ड है, that is National People's Party, which is a ruling government in Meghalaya. It is the only political party from the Northeast that is recognized as a national party. The next is refer LG issue to 7-judge bench, says the center. तो 7-judge bench कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो जाता है। So the court on Wednesday has surprised the Supreme Court by seeking a reference of the Lieutenant Governor versus AAP region dispute to a larger bench of 7 judges. ठीक है, तो हमने दिल्ली के बारे में पहले भी कहा था कि दिल्ली में जो है स्टेट लिस्ट के 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ नहीं बना सकती, बाकी सारी चीज़ों पे लॉ बना सकती है। तो यहाँ पे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी कहते हैं कि लाइक LG फॉर अदर इश्यूज एक्सेप्ट द 3 इश्यूज, दैट इज लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, इन 3 इश्यूज के अलावा अगर LG कोई डिसीजन लेते हैं देन हिज डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द दिल्ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, सो यहाँ पे अगेन जो ये इशू चल रहा है, टसल चल रहा है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस जो रूलिंग पार्टी है आप। सो नाउ सेंटर इज सीकिंग द लार्जर बेंच डिसाइड द इशू। मीन्स ये इशू क्या है, दैट व्हाट इज द पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
नाउ अगेन सी, ये न्यूज़ हमने पहले ही कहा था, सीन नेट्स, सो एससी रिजर्व्स ऑर्डर ऑन प्ली बाय फिशरमैन यूजिंग पर्स सीन नेट्स ऑफ तमिलनाडु कोस्ट लाइन। ठीक है, तो पर्स सीन नेस्ट जो होता है, ठीक है, आप बहुत बड़ा जाल फैलाते हो मछली पकड़ने के लिए। फाइन, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजर्व किया है ऑर्डर, यहाँ पे जो फिशरमैन हैं वो चाहते हैं कि ये नेट यूज़ हो तो तमिलनाडु के कोस्ट लाइन पे। सो सी, द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे रिवर्स्ड इट्स ऑर्डर ऑन एंटरिंग प्रेयर बाय फिशरमैन यूजिंग पर्स सीन नेट्स टू बी अलाउड टू ऑपरेट इन वाटर्स बियॉन्ड 12 नॉटिकल लिमिट ऑफ तमिलनाडु कोस्ट। तो यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 12 नॉटिकल माइल, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर आप उनक्लोज देखेंगे, एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज उनक्लोज, तो ये डिफाइन करता है कि किसी भी कंट्री का टेरिटोरियल लिमिट वो सी में कहाँ तक एक्सटेंड होता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक वो एक्सटेंड होता है। फाइन, सो हियर द फिशरमैन दे वांट टू यूज दिस पर्स इन नेट्स बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स, मींस बियॉन्ड द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ इंडिया इन सी वाटर्स। वी विल बी कमिंग टू द एडिटोरियल्स आफ्टरवर्ड्स, पहले हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन का देख लेते हैं। चलिए, now see here, this is very important. Gill becomes fastest Indian to complete 1000 ODI runs. So Shubham Gill, he has become the fastest Indian to complete 1000 runs in the ODI. ODI मतलब one day international, and he has become the fastest Indian to reach the mark, surpassing Virat Kohli and Shikhar Dhawan. And now he has also become the joint second fastest to 1000 runs in terms of innings, कि कितने innings में 1000 runs बनाए। So he is a second number alongside Pakistan's Imam ul Haq. Now coming to the conflict behind the eco-sensitive zone, जिसको हम ESZ भी कहते हैं, ecologically sensitive zone। तो ये जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, तो समझो कि कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, सपोज देयर इज अ नेशनल पार्क। ठीक है, सो दिस नेशनल पार्क, इसको आप मान लो कोई ये कोर एरिया है। ठीक, इसके अराउंड जो एरिया होता है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। मीन्स दे आर मेंट टू प्रोटेक्ट the core area or protected area. So if you will just see the ecologically sensitive zones, they are intended to safeguard protected areas, national parks and wildlife sanctuaries by transitioning from an area of lower protection to an area of higher protection. Okay, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे सपोज दिस इज द नेशनल पार्क, देन देयर विल बी एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। फाइन, उसके बाद ही ह्यूमन एक्टिविटीज विल बी अलाउड। ओके, अच्छा, फिर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में क्या होता है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। ओके, यहाँ पे लिमिटेड होता है। गॉट इट? सो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, दे आर ट्रांजिशन एरिया। तो सी, दिस इज वेरी प्रोटेक्टेड एरिया एंड देन हियर ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। सो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, दे एक्ट एज अ transition area between, okay, lower protection and high protection area. Now this ecologically sensitive zone, it is in news because people are protesting against it in Kerala, so we will take this. तो अगर हम देखें प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया में, इट कवर्स 5.26% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया, कवरिंग 108 नेशनल पार्क्स एंड 564 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो कौन से एक्ट के अंदर नोटिफाई होते हैं? सो दे आर नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब प्रोटेक्टेड एरियाज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्टन राइट्स दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, लाइक राइट्स ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज, those who are residing or accessing the forest land. Got it? So यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसको फिर बैलेंस बनाने के लिए एक और एक्ट पास हुआ जिसको कहते हैं Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Right Act 2006, which is also known as Forest Rights Act. तो इस Forest Rights Act ने क्या किया? It recognized the customary and traditional rights. कुछ ऐसे ट्राइब्स होते हैं कि जिनका सदियों से फॉरेस्ट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना हुआ है। ठीक है, तो वो ऐसे ट्राइबल एरियाज को, ठीक है, वो राइट देते हैं, कस्टमरी राइट्स देते हैं और ट्रेडिशनल राइट देते हैं, ओके, ऑन फॉरेस्ट लैंड इंक्लूडिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज। ओके, नाउ इफ यू विल जस्ट सी द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज this forest rights area. So these areas, they come under Gram Sabhas, okay, and they are categorized as community forest resource. Then Gram Sabhas, they have to integrate this community forest resource conservation and management plan into the working plan of forest department. मतलब कि एक रिलेशनशिप होता है ग्राम सभा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में, that how they are going to protect the forest area. So if you will just see कि यहाँ पे who has the right to determine the forest rights area.
सो इट कम्स अंडर ग्राम सभास। देन अगर आप देखेंगे दैट इन इंडिया ESZ, that is ecologically sensitive zone, they span notified forest outside protected areas, most of which would also come under Gram Sabha jurisdiction under the FRA। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ESZ है, अगर हम ESZ को देखें तो वो उस एरिया को भी इंक्लूड कर लेता है जो ट्रेडिशनली FRA के अंदर आ रहे हैं, दैट इज़ फॉरेस्ट राइट्स एरिया के अंदर आ रहे हैं, जहाँ पे ग्राम सभा को एंटाइटलमेंट है कि वो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सेट्रा, वो अलाउ कर सकता है। ओके, अगर हम देखें कि दैट इज प्रोटेक्टेड एरिया को जो सराउंड करता है, दैट इज 1,11,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया और 3.5% ऑफ द कंट्रीज लैंड विच फॉल्स अंडर ESZ regime। Okay, so if you will see the total number of ESZ, it is 341 in 29 states and 5 union territories, and 85 ESZs are they are awaiting notification। अब हम देखें अगर, तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अगर हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ESZ in 10 states, ठीक है, दे फॉल विद इन द स्केड्यूल्ड एरियाज नोटिफाइड अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें सर्टन एरियाज दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज 5th शेड्यूल वेयर ट्राइबल्स हैव important rights, but some of the ESZ they are falling in the 5th scheduled area। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे जो 5th scheduled एरिया में जो एक्ट लगते हैं, दैट इज पेसा एक्ट। सो यहाँ पे देखेंगे कि दैट दिस एरियाज दे आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर पेसा, दैट इज प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 दे अप्लाई। बट अब यहाँ पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ESZ में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट अलाउड, बट पेसा जो है इट रिकॉग्नाइजेज हैबिटेशन लेवल ग्राम सभास टू बी कॉम्पिटेंट टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व कम्युनिटी रिसोर्स ऑन फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू लैंड्स इन शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है ESZ और पेसा के अंदर। उसके बाद अगर आप देखें तो इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स इन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। okay, but here nothing has been done to amend so that forest rights act and ESZ they are balanced। उसके बाद अगर आप देखेंगे that यहाँ पे एक प्रोविजन है that in the forest conservation rules compliance with FRA recognition of forest right and Gram Sabha's consent were precondition for considering proposals to divert forest land for non forestry purposes। अगर किसी भी forest land को divert करना है for non forest purpose तो आपको ग्राम सभा का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। बट 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस कंडीशन को भी हटा दिया। ओके, सो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है इट हैज़ ओवरलुक्ड द डिमांड्स बाय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू रिस्टोर द अर्स्टवाइल FRA compliance procedure। Now see, this is the FRA compliance procedure where ग्राम सभास हैव द रोल। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि हाउ एग्जैक्टली इज ESZ इम्प्लीमेंटेड, तो अगर हम देखेंगे 2002 का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी इट सेज दैट लैंड विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज टू बी नोटिफाइड एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन अंडर सेक्शन, सी दिस इज इंपॉर्टेंट, अंडर सेक्शन 325 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि जब हम प्रोटेक्टेड एरिया को नोटिफाई करते हैं तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नोटिफाई करते हैं, अगर हम ESZ नोटिफाई कर रहे हैं तो वो हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नोटिफाई करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो प्रोसीजर है, जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने जो पूरा प्रोसीजर बनाया है, इट सेज दैट फॉरेस्ट रेंजर्स दे विल प्रिपेयर एन इन्वेंट्री ऑफ लैंड यूज एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स विद इन 10 किलोमीटर ऑफ ईच प्रोटेक्टेड एरिया। Then a committee consisting of wildlife warden, an ecologist and official from the local government will determine the extent of each ESZ. Then the chief wildlife warden will enlist the activities that were to be prohibited to be restricted with safeguards and the activities to be permitted in the area ESZ। उसके बाद इस पूरे प्रपोजल को स्टेट गवर्नमेंट सबमिट करेगी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, विच विल गिव द फाइनल नोटिफिकेशन अबाउट द ESZ। नाउ यहाँ पे एक कंडीशन और है दैट विद इन 2 years ऑफ नोटिफिकेशन द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट अ जोनल मास्टर प्लान फॉर ईच ESZ इन कंसल्टेशन विद नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, कि ESZ में कौन कौन से एक्टिविटीज़ अलाउड होंगे, कौन कौन से एक्टिविटीज़ प्रोहिबिट होंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे दैट देयर हैज़ बीन नो इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक ऑन जोनल मास्टर प्लान सिंस 2012 व्हेन ESZ फर्स्ट बिगेन टू बी नोटिफाइड। मतलब आप देख सकते हैं कि प्रोसीजरल लूप होल्स भी है यहाँ पे। देन
if we will see that the institutional mechanism for monitoring the ESZ activities, okay, so that has also not been found or not been done properly. उसके बाद अगर आप देखेंगे जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स एंड प्रोसीजर्स हैं जो प्रिस्क्राइब्ड हैं गाइडलाइंस में और ESZ नोटिफिकेशंस में, दे डिसरिगार्ड मैनी लीगल फैक्ट्स. फॉर एग्जांपल, दे सेट असाइड द हैबिटेशन लेवल ग्राम सभाज इन शेड्यूल्ड एरिया एंड CFR फॉरेस्ट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. मतलब वो इनको कंसल्ट नहीं करते. अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, तो देखिए जून 3 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, डायरेक्शंस दिया ऑन ESZ. पहला था that MOEFCC guidelines are also to be implemented in the area proposed in the draft notification awaiting finalization and within a 10 km radius of yet to be proposed protected areas. ठीक है, तो जो ये MOEFCC गाइडलाइंस हैं ESZ को लेके, इसको अब इंटीग्रेट किया जाएगा फॉर दिस फाइनल नोटिफिकेशन ऑफ ESZ. उसके बाद द कोर्ट हैज अलाउड द स्टेट्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द मिनिमम विड्थ ऑफ ESZ. Then the court has vested the power. Now this is very important. The court has vested the power to ensure compliance with the guidelines with the principal chief conservator of forest and home secretary of the state and union territory. इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ग्राम सभा को जो पावर था अब वो किसके पास चले गया, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पास और होम सेक्रेटरी के पास. फाइन. नाउ व्हाट विल हैपन इफ दिस थिंग्स हैपन. सो यहाँ पे देखिए क्या है कि the court also ordered that no new permanent structure could come up for any purpose within the ecologically sensitive zone. अब एक तो अलाउ एक्टिविटीज अलाउ करने का पावर किसके पास है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, तो वो अलाउ कर सकता है, बट नो न्यू परमानेंट स्ट्रक्चर विल कम. तब उसकी वजह से क्या हो गया है कि अगर आप केरला का अगर एग्जाम्पल लें तो द न्यू स्ट्रक्चर्स दैट आर बैंड include electric poles, buildings, walls, roads and bridges. Millions of forest dwellers living on forest land and on the fringes of forest are the most affected. After having been denied forest rights, they are now also denied better public infrastructure. So the government and the judiciary need to reconcile laws, reaffirm democratic governance and protect the environment as well as livelihood. So this is the problem going on in Kerala with respect to ecologically sensitive zone. चलिए, द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीमी अगेंस्ट बेसिक फैब्रिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे सीमी इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज लिस्टेड ऑब्जेक्टिव्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर बैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन. सो यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज मूव्ड सुप्रीम कोर्ट टू बैन सीमी. So Union Home Ministry is saying that they are mobilizing Muslim support to create a caliphate, wants to replace Indian nationalism with an international Islamic order and considers idol worship a sin. So there is a petition in the Supreme Court to revoke July 2019 ban on SIMI as unlawful association. Unlawful association कौन से एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज होता है? It is Unlawful Activities Prevention Act 1967. आपने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा. इट वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज द अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर दिस एक्ट. देन द होम मिनिस्ट्री ने एफिडेविट फाइल किया इसको काउंटर करने के लिए, इस पेटिशन को काउंटर करने के लिए. तो यहाँ पे होम मिनिस्ट्री ने कहा कि दे वांट टू क्रिएट अ इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्डर एंड कंसिडर्स आइडल वर्शिप एज अ सिन. Now see the other things. Terrorist organizations such as Hizbul Mujahideen and Lashkar-e-Taiba have successfully managed to penetrate into the Simi cadres to achieve their anti-national goals. It is active in states like Tamil Nadu, Kerala, Uttar Pradesh, Delhi, Gujarat, Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and West Bengal. Then इसका जो अभी अगर आप देखेंगे, then it has regrouped under names such as Wahadat-e-Islami, then in Tamil Nadu, then Indian Mujahideen in Rajasthan, then Karnataka, Gujarat, Andhra Pradesh and Delhi, Ansarullah in Karnataka, Muslim Muttahida Mihad in Uttar Pradesh, Wahadat-e-Ummat in Madhya Pradesh and Nagrik Adhikar Suraksha Manch in West Bengal. So these are the different names, okay, you can say under different states. Now coming to ASAR report, ASAR 2022 report, it shows that government schools saw a sharp rise in enrollment for the first time in 16 years. Basic literacy levels of children have taken a big hit, with their reading ability as compared with numeracy skills worsening more sharply and dropping to pre-2012 levels. This is the major finding of this report, that is ASAR report. अब यहाँ पे ASAR का पहले full form कर लीजिए. It is called as Annual Status of Education Report 2022. It is released by Pratham. Now what is Pratham? It is a non-governmental organization. तो इसने एक नेशनल लेवल स्टडी किया है, तो इसने पाया है कि दैट
As schools reopened after nearly 2 years of COVID-19, students enrollment increased to more than pre-pandemic level. तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, एनरोलमेंट लेवल, ठीक है, और दूसरी बात क्या हो रही है, लर्निंग लेवल। ये दोनों के बारे में बात करेगा। तो ये कह रहा है कि एनरोलमेंट लेवल, तो एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है बट लर्निंग लेवल डिक्रीज हुआ है। ओके, सो दे से that the national level study shows that despite school closures during the pandemic, the overall enrollment figures, which have been above 95% for the past 15 years for the 6 to 14 age group, it increased to 97.2% and then to 98.4% in 2022. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि the second it says that proportion of children in the government schools have seen a sharp increase in children enrolled from 65.6% in 2018 to 72.9% in 2022. फाइन। सो यहाँ पे अगर अब हम ये एनरोलमेंट की बात हो गई कि हाँ गवर्नमेंट में एनरोलमेंट जो है वो ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 3 इन गवर्नमेंट और प्राइवेट schools who were able to read at the level of class 2 has dropped from 27.3% to 20.5% in 2022। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो लर्निंग लेवल्स है वो डिक्रीज हो रहा है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखें, द ड्रॉप्स इन बेसिक रीडिंग एबिलिटी आर स्मॉलर फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स वेयर 69.6% ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हु कुड रीड एटलीस्ट बेसिक टेस्ट इन 2022 फॉलिंग फ्रॉम 73% इन 2018। Fine. So if you will see again arithmetic level, so see the performance of class 8 students in basic arithmetic is more varied. Nationally, the proportion of children who can do division has increased significantly from 44.1% in 2018 to 44.7% in 2022. Then see, children in class 8 in government schools did significantly better in 2022 than in 2018 in Uttar Pradesh and Chhattisgarh, but were worse off in Punjab. ओके, उसके बाद हम एक क्वालिटेटिव डेटा पे आते हैं, वो दिस इज विच इज इंपॉर्टेंट। वाइल फैमिलीज विड्रू स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स टू सेव मनी ऑन फीस, दे इन्वेस्टेड इन प्राइवेट ट्यूशंस विच इंक्रीज्ड एज द प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स रोज फ्रॉम 26.4% to 30.5% in 2022. This may be the reason learning gaps are sharper in reading because students typically choose to study maths and science in tuition class. Okay, so he has given the reasons also that why learning levels have decreased, but arithmetic levels are doing good. So the next is Cuba developing cancer vaccines, Alzheimer drugs, says Chase daughter. So मैं यहाँ पे बात हो रही है, मतलब क्यूबा के बारे में बात हो रही है कि क्यूबा क्या कर रहा है। ठीक है, क्यूबा दिस प्लेस इज फेमस फॉर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962। ओके, एंड नाउ इट इज सप्लाइंग आर्म्स टू यूक्रेन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि दैट क्यूबा इज नाउ इन फ्रंटियर एंड दे आर डेवलपिंग कैंसर वैक्सीन, अल्जाइमर ड्रग्स एक्सेट्रा। ओके, देखिए नेक्स्ट इज दिस पैराग्राफ। नाउ व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ क्यूबा? So see, blockade, highlighting that the supply of food and medicines were the most affected by the blockade. Ms. Guevara said that that it was often the case that 8 out of 10 new drugs launched had a US patent and hence could not be accessed by Cubans. ठीक है, तो दे आर सेइंग कि दैट ये जो ब्लॉकेड लगा है फूड और मेडिसिन की वजह से, तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो रही है क्यूबन्स को, दैट दे कैन नॉट एक्सेस द मार्केट। नाउ कमिंग टू सेम सेक्स मैरिजेस, तो इंडिया में भी ये डिबेट चल रहा है। तो यहाँ पे बस आप देख लीजिए कि चर्च ऑफ इंग्लैंड रिटेन्स इट्स बैन ऑन सेम सेक्स मैरिज। तो सी, द चर्च ऑफ इंग्लैंड विल नॉट चेंज इट्स रूल टू अलाउ प्रीस्ट टू मैरी सेम सेक्स कपल्स following 5 years of internal debate on the issue. The next is फिलिपिन नोबेल प्राइज विनर। ये इस साल की नोबेल प्राइज विनर नहीं है, 2022 की विनर नहीं है, ये 2021 की विनर है। सो ये फिलिपीन से हैं एंड शी इज ह्यूमन राइट एडवोकेट एंड नाउ शी इज इन जेल बट नाउ शी हैज बीन एक्विटेड ऑफ टैक्स इवेजन केस। ओके, ये एक न्यूज़पेपर रन करती हैं जो बहुत फेमस है। यू कैन राइट द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर रन बाय हर इन द कमेंट बॉक्स। अब हम एक आर्टिकल लेते हैं जो हमारे लिए है, एडमोनिशमेंट दैट एंडेंजर द कॉन्स्टिट्यूशन। So they are saying that come April and it will be 50 years since the Supreme Court of India delivers its verdict in Keshavananda Bharti versus State of Kerala.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी लैंडमार्क केस, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, क्योंकि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन दिया था बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, कोर वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी टेकन इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फाइन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट नाउ दिस इज अगेन इन द न्यूज़, अगर आप देखें ये दोनों आर्टिकल का वो सेम ही है, बात करने का जो है, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम इशू, सो दैट इज द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर नो वेयर हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज इन द केशवानंदा भारती केस इटसेल्फ वेयर द सुप्रीम कोर्ट केम अप विद द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब दैट you can say the core values which defines our constitution, that if you take all this basic structure then constitution will have no meaning, okay। so this basic structure doctrine जो है ये एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आया हुआ है। इसी बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन में एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, बिकॉज जुडिशरी इट इज यू कैन से द डिफेंडर ऑफ द विच प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज मस्ट। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है जब हम बात करते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन चेक एंड बैलेंसेस, ठीक है। तो इस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करने के लिए अगर आप देखेंगे तो देयर इज द कॉलेजियम सिस्टम, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम बनाया था। अभी ये कॉलेजियम सिस्टम भी जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है, इट इज अगेन द आउटकम ऑफ सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस, ठीक है, इसके बारे में है ये, ठीक। इट इज रिलेटेड विद अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, जिसके बारे में जो कॉलेजियम सिस्टम है वो डिसीजन लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो कॉलेजियम सिस्टम को के ऊपर एक जो क्रिटिसिज्म होता है कि ये इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया 2014 में कि एक बिल पास किया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू एस्टेब्लिश नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन फॉर replacing the collegium system for the appointment of judges, but in 2014-15 it was declared null and void, fine। so now this is again in the news because our vice president Jagdeep Dhankar, he has said that this NJAC it was passed by the parliament and then Supreme Court had undone with this commission, undone with this amendment, okay, impinging on the parliamentary sovereignty, ओके। तो ये बोला गया है, ठीक। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये कहा हुआ है कि दैट गवर्नमेंट कैन ब्रिंग द बिल to replace the collegium system or to reform the collegium system or to establish some other system which safeguards the independence of the judiciary. Until then, collegium system is going to appoint the judges of the High Court and Supreme Court. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.